गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संचार माध्यमों को समझने का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने संचार माध्यमों के बारे में, संचार तकनीक के बारे में और संचार में खर्च होने वाले धन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र कि लोकतंत्र में संचार माध्यम की क्या भूमिका है। संचार माध्यम और लोकतंत्र, ठीक है बच्चों, ये हम पढ़ेंगे संचार माध्यम और लोकतंत्र। तो देखो, लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में, लोकतंत्र में देश और संसार, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इनकी चर्चा करते हैं। इनकी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। काम कर रही है। ये हम संचार के माध्यम से जान सकते हैं। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के माध्यम से या आधार से कार्यवाही कर सकती है। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर या सार्वजनिक विरोध आयोजित करके या हस्ताक्षर अभियान या
चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पे विचार करने के लिए आग्रह भी कर सकती है। तो देखो संचार माध्यम और लोकतंत्र भी जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार का काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नेता को ज्ञापन दे सकते हैं या जो सरकार के लिए काम कर रही है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है तो वह हस्ताक्षर अभियान चला सकती है, आयोजित कर सकती है और पुनः उनके कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए भी आग्रह भी कर सकती है। तो ये देखा हमने कि किस प्रकार से कार्य होता है। इसी में आगे हम देखेंगे संचार और लोकतंत्र में ही जानकारी देने के संबंध में जानकारी देने के संबंध में जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका है। महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए क्या करेंगे हम, यह आवश्यक है कि जानकारी यह आवश्यक है कि जो जानकारी है वो कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। संतुलित होनी चाहिए। जानकारी संतुलित होनी चाहिए। जो जानकारी दी जाती है उनको सही होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, अब हम समाचार के जो विभिन्न रूपों को समझेंगे और संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे और यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा है तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ बात लगती है। तो हमने एक तो डेली न्यूज देखा हमने और एक हमने INS वाला न्यूज पत्र देखा। दोनों को हमने देखा और देखने के बाद में जब हम उनकी वास्तविकता को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि किसमें सही है और किसमें गलत है या किसकी भूमिका बिल्कुल सही है गलत है। तो अब अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलता रहता है, मतलब जो अखबार के कारखाने कहते हैं प्रदूषण फैलता है और पूरी छवि अंकित करता है। दूसरी ओर यदि हमने इंडिया डेली पढ़ा है तो हम जानेंगे कि कारखाने बंद होने से बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे। क्योंकि क्या होगा, अगर मान लीजिए कि एक में तो दिया गया है एक अखबार में कि इस कारखाने बने हुए हैं तो इससे प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन दूसरे अखबार में यही बात की गई है कि अगर मान लीजिए कारखाने बंद हो जाते हैं तो कई लोग अपनी क्या कर देंगे, रोजी रोटी को ही खो देंगे, जो कि जनता के लिए समस्या का विषय होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक ही विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है और फिर पाठकों के द्वारा अपनी राय बना करके उसको दिया जाता है। तो इसमें दोनों चीजें अलग अलग हो गई। एक कह रहा है प्रदूषण होगा इसलिए, दूसरा कह रहा है कि अगर स्क्रीन को बंद कर दिया जाएगा तो रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी। तो इनमें क्या होनी चाहिए, संतुलित भूमिका होनी चाहिए, मतलब जानकारी संतुलित होनी चाहिए। संतुलित रिपोर्ट लिखवाना, संतुलित रिपोर्ट लिख पाना
संतुलित रिपोर्ट लिख पाना, संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। ठीक है, स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि समाचार पत्रों पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो। किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो और न ही कोई प्रभावी हो। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे, उनमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो समाचार पत्र कैसा होगा? स्वतंत्र होगा। ठीक है, किसी के नियंत्रण में नहीं होगा, किसी से प्रभावित नहीं होगा, ना ही लोग ये कहेंगे कि इसमें ये चीज होनी चाहिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो अखबार कैसा हो जाएगा? समाचार पत्र स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र में स्वतंत्र समाचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हमारा लोकतंत्र है उसमें क्या होना चाहिए? जो संचार के माध्यम में बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए, तभी हमें असलियत का पता चलता है। नहीं तो कोई भी अपने अनुसार खबर को छपवा सकता है, इसलिए कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। अब आगे हम इसमें देखेंगे तथ्य तो है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो संचार के माध्यम है वो क्या है? स्वतंत्र नहीं है, उन पर किसी ना किसी का नियंत्रण होता है। आगे हम देखेंगे इसमें तो देख रहे हैं हम लोकतंत्र में किस प्रकार से संचार अपनी भूमिका निभा रहा है। इसमें आगे हम देखेंगे संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है, संचार माध्यम क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके मुख्यतः दो कारण हैं। इसके दो कारण है। इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। पहला कारण है सरकार पर उनका नियंत्रण। सरकार पर उनका नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश तथा फिल्म के किसी दृश्य या गीत की
दृश्य या गीत की, ठीक है, दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को कहां तक नहीं पहुंचाना चाहती है? जन समुदाय तक, जन समुदाय तक, जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है। प्रतिबंधित करती है, प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। मतलब सेंसर लगा दिया जाता है कि ना तो ये फिल्म का एक दृश्य जन समुदाय के सामने आएगा, या कोई गीत उनको पसंद नहीं आ रहा तो उसके ऊपर भी सेंसर लगा दिया जाता है, या किसी भी प्रकार का कोई समाचार होता है जो लोगों तक नहीं पहुंचाना होता है, उसके ऊपर भी सरकार क्या कर सकती है? सेंसर लगा सकती है। तो इसके ऊपर सरकार का क्या हुआ? नियंत्रण हुआ। इसलिए संचार माध्यम क्या है? स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, सेंसर लगा देती है। जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया, इसमें से सबसे बुरा समय 1975 और 77 तक था, जब क्या था? आपातकाल का था। ये जो समय था वो काय का था? आपातकाल का समय था। उस समय क्या हुआ था? सेंसर लगा दिया गया था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों में दिखाए गए समाचारों पर भी पूरी तरह ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश से समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। मतलब वो भी संतुलित विवरण नहीं दे पाते हैं, असफल रहते हैं। आगे इसी में देखते रहेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से सेंसरशिप लगा दी जाती है, समाचारों पर भी, फिल्मी दृश्य पर भी और गानों पर भी, जो सरकार को जन समुदाय तक नहीं पहुंचाने होते हैं, उन पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। इसके कारण बहुत जटिल है। ठीक है, और संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोग संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोग जो शोध करते हैं, करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जाता है, ऐसा इसलिए है जो शोध करते हैं उनका मानना है ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। ठीक है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही
विवरण के किसी एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करवाना ध्यान केंद्रित करवाना ध्यान केंद्रित करवाना और इनके हित में होता है। इनके हित में होता है। तो देखो संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है, जो शोध करते हैं संचार के बारे में, ऐसा इसलिए क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठापन का नियंत्रण होता है। बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं उनका नियंत्रण होता है। कई बार विवरण के किसी एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करवाना इनके हित में होता है। केवल एक ही पक्ष पर क्या करवा दिया जाता है, ध्यान केंद्रित करवा दिया जाता है जो इनके पक्ष में होता है। और संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता होती है। निरंतर धन की आवश्यकता होती है। उनको किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। और संचार विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण उन लोगों में विरोध लिखना कठिन हो जाता है। अगर विज्ञापनों पर निर्भर रहते हैं ये, अगर विज्ञापनों के विरोध में कुछ लिखेंगे तो उनके लिए खर्च करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है विज्ञापन के माध्यम से ही पैसा मिलता है। ठीक है, जो विज्ञापन देते हैं इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। इसलिए लोकतंत्र में संचार माध्यम होते भी कैसे हैं, स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं स्वतंत्र है? क्योंकि उनके ऊपर व्यापारियों का नियंत्रण होता है। और अगर मान लीजिए कि उनके अगर विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे तो मीडिया को पैसे की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी दूसरे मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसलिए वो विज्ञापन भी इसलिए देते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, जो उनका विवरण है, जो समाचार दिए जा रहे हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, रुचिकर हो जाएंगे। इसलिए भी विज्ञापनों को इसमें डाला जाता है। अब आता है मसौदा तय किया जाना, कि किस प्रकार से मसौदे को तय किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मसौदा तय किया जाना, तो देखा बच्चों, संचार के जो माध्यम है वो लोकतंत्र में भी कैसे है, स्वतंत्र नहीं है। उनके ऊपर व्यापारिक या प्रतिष्ठित लोगों का नियंत्रण है, साथ ही साथ सरकार का भी नियंत्रण है, क्योंकि सरकार भी उन्हें ऐसी चीजें छापने से या दिखाने से सेंसर द्वारा मना कर देती है जो कि जनता के हित में नहीं होते हैं या जनता तक उनको नहीं पहुंचाना होता है। तो देखा हमने, लोकतंत्र होते हुए भी ये स्वतंत्र नहीं है। अब आता है मसौदा तय किया जाना। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित
किया जाए, ठीक है, ये होता है। और इसमें भी संचार माध्यमों की, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इनमें भी क्या रहती है, माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसी के आधार पर मैं तय करके देते हैं, इसी के आधार पर वह तय करके देते हैं कि, तय करके देते हैं, इसी के आधार पर वे तय करके देते हैं कि क्या समाचार दिए जाने योग्य है, क्या समाचार दिए जाने योग्य है, ठीक है। तो इसी पे तय किया जाता है कि कौन से समाचार उनको देने हैं या नहीं देने योग्य है या नहीं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय का, उदाहरण के लिए आपके विद्यालय का वार्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव हर विद्यालय में मनाया जाता है। वार्षिक उत्सव को, वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार पत्र में दिए जाने योग्य नहीं होगी, योग्य नहीं होगी। लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसका मुख्य अतिथि बन के आता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बहुत प्रसिद्ध नेता है या मुख्य अभिनेता है, वो आपके यहाँ पर चीफ गेस्ट बन के आ जाए, ठीक है, उसको आमंत्रित किया अतिथि के रूप में, तो संचार माध्यमों की रुचि से समाचारों में सम्मिलित करने के लिए भी हो सकती है। अगर आप नॉर्मल तरीके से वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, किसी को भी चीफ गेस्ट नहीं बुला रहे, तो वो आपकी जो है वार्षिक उत्सव की खबर वो अखबार में दिए जाने योग्य नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए उस वार्षिक उत्सव में आपके यहाँ पर कोई विशिष्ट नेता या कोई अभिनेता आ रहा है, तो उसकी खबर देना क्या होगा, अखबार में सुनिश्चित होगा, उसको वो सम्मिलित कर सकते हैं। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को भी प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करता है जो हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मतलब उन मुद्दों की तरफ भी अखबार हमारा ध्यान आकर्षित करता है जो हमारे जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं। मुख्य भूमिका हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण प्राय कहा जा सकता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करता है। मतलब जो उसमें लिखा होता है उसी के आधार पर क्या हो जाते हैं, हमारे विचार आ जाते हैं हमारे लिए, और हम उन्हीं के आधार पर भूमिका बना लेते हैं और उसी भूमिका के आधार वही विचारों को निर्मित करने में हमारी भूमिका प्रकाशित करती है। ठीक है बच्चों, तो हमने संचार माध्यमों को भाग 2 में समझा।
अब हम भाग 3 में, अब इसका अगला पढ़ेंगे हम भाग 3 संचार माध्यम में। तो इसमें हम मसौदा तय किया जाना पढ़ लिया है। अब आगे स्थानीय संचार माध्यम भी पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम अगले अध्याय में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।